हैं चैप्टर को, केमिकल काइनेटिक्स। तो वेटेज की बात करें तो 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर रहता है हमारा। और केमिकल काइनेटिक्स में बात कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर ली रिएक्शन की। ये लोग पढ़ते हैं अपने जीओसी में कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट, हमारी रेट किस तरह से अफेक्ट होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन की, टू रिएक्शन की, न्यूक्लियोफाइल का है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। लेकिन रिएक्शन होती कब है? रिएक्शन के पीछे थ्योरी है, रीजन थ्योरी, जो हमारे सिलेबस में अब इंक्लूडेड है। रीजन थ्योरी ये हमारे सिलेबस में अब पहले नहीं थी, अब ये कोलिजन थ्योरी सिलेबस के अंदर है। इसमें कहते हैं कि किस तरह से आपका ओरिएंटेशन होना है। तो बात करती है, ये बात करती है ओरिएंटेशन पे, किस तरह से हमारी ओरिएंटेशन होनी, किस तरह से। फिर उसके बाद बात करती है रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तरह से ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या, इफेक्टिव रेट क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में आर्हीनेस डिस्कस कर। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जो है हमारा वो है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? बेसिकली हमारी, हमने रिएक्शन करा ली ऑर्गेनिक, रेट की स्टडी होती है। रेट, रेट लॉ और रेट का जो मैकेनिज्म है, उसकी जो स्टडी होती है, वो हम डील करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट आपके उसमें आप सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हो और फिर आप निकालते हो रिएक्शन ऑर्डर वगैरह की टर्बिडिटी। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट क्या होगी? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या, अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो क्या होगा? अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो टाइम के साथ अगर मैं कंसंट्रेशन ग्राफ बनाऊं क्या होगा? एक तरफ क्या होगा? एक तरफ सबस्ट्रेट घट रहा होगा, हमारा रिएक्टेंट घट रहा होगा, और दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा? तरफ हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। इस तरह तरीके से हो रहा होगा ना। यहाँ रिएक्टेंट घट रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बराबर थी। इस तरह से होता है। अब उसके बाद अगर मैं, कोई मुझसे बोले कि प्लॉट करो इसे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करती है, तो मैं इस तरह से क्या बनाऊंगा? हाइपरबोला बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज ही करेगी, बढ़ेगी नहीं। अब कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो इस्तेमाल करके वो चीज़ बढ़ नहीं जाती, मल्टीप्लाई। ये है नॉर्मल केस की बात। लेकिन एक केस और होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल डिवीजन। बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता है। बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया को मारोगे तो और बैक्टीरिया पैदा हो, तरह से एक डायलॉग भी, डायलॉग इस तरह से बैक्टीरिया सेल डिवीजन ऐसा नहीं होता। अब इस चैप्टर के साथ एक और चैप्टर लिंक्ड होता है, जो हमारा रेडियो, रेडियो एक्टिविटी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। यहाँ हम क्या क्या निकालते हैं? यहाँ हम निकालते हैं डिके, कितना डिके हुआ, है ना? उसके बाद इसकी यूनिट्स बेक्यूरल जो होती है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये सब यूनिट्स में निकालते हैं हम। अल्फा जो है, कितने अल्फा पार्टिकल से कितने पार्टिकल, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, है ना। उसके बाद इसमें लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइम पीरियड को, जो हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं टाइम पीरियड। तो उसके बाद कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब हम बात कर लेते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अब रेट किस तरह से लिखते हैं? क्योंकि हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन
मैथ्स में क्या कहता है और बायो वाली भी जान लें डिफरेंशिएशन कहता है। डिफरेंशिएशन होता है चीज़ों को डिवाइड करना बहुत छोटी क्वांटिटी। जैसे सपोज़ करो से एक बेल्ट थी, टी लेंथ की, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका इतना पार्ट ले लिया बीच का, ये कितना पार्ट है डीटी पार्ट ले लिया। पूरे में से एक छोटा-सा पार्ट ले लीजिए डीटी। डीटी होता है स्मॉल चेंज और एक टी होता है, एक आपने पढ़ा होगा डेल इस तरह से, एक डेल पढ़ा होगा इस तरह से, एक डेल होता है, एक होता है डीटी। इन सब का डिफरेंस जानते हैं डायनामिक्स 7th क्लास। ये डेल, एक ये डेल होता है और एक ये डीटी। तीनों का मतलब अलग-अलग होता है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डीटी, ठीक है? तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डी चेंज इन प्रोडक्ट विथ और यहाँ पॉज़िटिव है, कुछ नहीं मतलब पॉज़िटिव। यहाँ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है भैंस की इसकी जो क्वांटिटी है डिक्रीज़ हो रही है टाइम और जबकि इसकी जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे पॉज़िटिव का ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि जितना डिक्रीज़ होगा उतना ही बनेगा, ठीक है? ये बात क्लियर है आप आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ में। अब उसके बाद बात आती है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है डिक्रीज़ इन R अपॉन टाइम अपॉन टाइम चेंज और या चेंज इन टाइम या फिर डिक्रीज़ इन P अपॉन टाइम चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो सकता है R इनिशियल माइनस R फाइनल अपॉन टाइम इनिशियल माइनस टाइम फाइनल या इसके बराबर होगा P फाइनल माइनस P अपॉन टाइम फाइनल टाइम इनिशियल। अब इनिशियल रेट ये इनिशियल और फाइनल कितनी थी? फाइनल कितनी? ठीक है, इनिशियल कितनी थी? इनिशियल ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी फाइनल और टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब बात आती है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट और इसकी एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। हम लोग फिजिक्स में भी बात करते हैं इस वेलोसिटी। अब इसमें ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ ग्राफ ये बना ग्राफ मैंने बनाया। ये है कंसंट्रेशन। जो दोनों मैंने ग्राफ बनाए थे ये वाले, दोनों को मैंने अलग-अलग बना दिया, अलग-अलग बना ये हो गए हमारे, ठीक है? तो हमारी एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज क्या होता है किसी भी चीज़ एवरेज होता है डेल तो एन है, तो डेल एन बाय यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन या डेल एन की जगह डेल सी कर
डेल सी अपॉन डेल सी अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ टी फाइनल माइनस चल ज्यादा था ना, फाइनल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम, ये हो जाएगी। तो ये होती है हमारी एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस जो होती है वो होती है एक पर्टिकुलर टाइम, और इसे हम कैसे निकालते हैं? निकालते हैं हम टेंजेंट खींच के इस तरह से, ठीक है। हमें इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस हमें याद रखना है कि क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंड कर रहा होगा जीरो, तब जाके कंसेंट्रेशन का चेंज क्या होगा टाइम के साथ। ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है माइनस, लिमिट क्या हो जाती है इसकी? ये हो जाएगी डी टी बाय टी। ये जो निकाल रही ये हो जाती है, ठीक है? तो ये एवरेज हो गई डेल सी बाई डेल टी, ये हो गई हमारी। और इंस्टेंट क्या हो गई ये। तो डीसी बाई डी टी क्या होता है? बेसिकली ये जो है ना, ये ये है स्लोप ऑफ द, ये होता है स्लोप ऑफ द। ये जो यहाँ से हम टेंजेंट खींच के जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप आएगा। स्लोप क्या होता है? एक तो स्लोप का फॉर्मूला एम टेन थीटा होता है, और एक स्लोप का ये हो जाएगा ना डी बाई डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है? इसमें पुट करके आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो आपको ये बात भी मैंने बताई थी, देखो ये वाली बात भी याद रखना है, बात को भी याद रखना है। डिक्रीज अब सपोज करो एक रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आता है, रिएक्शन को लिखना है कि क्या सही है। थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस थ्री टाइम्स ऑफ बी, रिएक्शन में दे रहा है टाइम्स ऑफ सी, इस टाइप का है। तो याद रखना, हम लोग स्टोइचियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री ट्रांसलेट देन लिखेंगे, हो जाएगा डी बाई डी, इसके बराबर होगा वन बाई बी बाई डी, इसके बराबर हो जाएगा प्लस वन बाई सी डी वन बाई डी डी। ये बात याद रखना, लिखने को आता है नाम की, इस बात को हम याद रखेंगे। आई होप ये बात क्लियर। Aman Bhandari, please message me on Telegram. I will tell you the exact analysis. Right now, I can't the accurate one. That you message me on Telegram. Otherwise, I will talk freely. इस तरह से हमारा होगी, because it all depends on the number of persons who participated in the test and the level of difficulty of the trial, जो है बहुत रिलेटिव टर्म है। हम ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं, तो रिस्पॉन्स किस तरह से आया है उस पर डिपेंड, एक्यूरेट बताना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये एक और बात याद कर लें, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव था, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए जो स्लोप आएगा वो स्लोप जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ कंसिडरेशन में पॉजिटिव, ये बात याद रखें। अब इसके बाद बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स
रेट पे कौन-कौन सी चीज़ें फ़र्क डालती हैं, बात कर तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इट फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्शन आयनिक होगा तो अलग होगी रेट, कोवेलेंट होगा तो अलग होगी। सेकंड इज़ कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा जो है अफेक्ट करती है। थर्ड इज़ टेम्परेचर, फोर्थ इज़ कैटलिस्ट, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट भी बढ़ सकती है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कैटलिस्ट जो है वो रेट को बढ़ाता ही है। फिफ्थ है आपका सरफेस एरिया, छोटा साइज़ होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो हमारा रेट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? फिर होता है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, जैसे कि रेडिएशन से बात करते हैं हम, ब्रांच होती है ये फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करते हैं आपके फोटोकेमिस्ट्री में रोथस पेपर लॉ, आइंस्टीन लॉ और फॉस्फोरेसेंस, ल्यूमिनेसेंस, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, फोटोकेमिस्ट्री बात करते हैं, रेडिएशन बहुत ही डिटेल टॉपिक है। लेट्स नॉट डाइवर्ट और डेविएट फ्रॉम अ पाथ। ये चीज़ें हो गई, उसके बाद ये हो गया पीएच, पीएच भी अफेक्ट करती है रेट को, बट ये आपको नहीं जानना है, पीएच भी अफेक्ट करती है। 8 में लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लेती है, बट आगे के लिए याद रख लेना ये जेई नीट रेट। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है रेट, रेट लॉ के बारे में बात याद रखना। दस और जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर एम, और ये डायरेक्टली तो रेट डायरेक्टली पावर एम, ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर अगर मैं ए और बी लिख दूँ, ज़रूरी नहीं है एम और एन और बी के बराबर ही, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, डिपेंड करता है रिएक्शन की। तो रेट हो गए कांस्टेंट आ जाएगा, साइन हट डायरेक्टली पावर, ये जो के है इस के रेट, और ये जो एम और एन है ये होती है, एम हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट, हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट बी, और एम प्लस एन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द
ये होता है बस बात क्लियर। ये होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, m+n होता है ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद ये आपकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या करते हैं, के की यूनिट जो होती है वो इस तरह से वेरी करती है। यूनिट के की यूनिट जो होती है आपकी वो होती है ये किस तरह से आ गई आपकी, आप रेट की यूनिट ये जो है आपकी इस तरह से आ गई, रेट की यूनिट हो गई अपॉन आपकी इसकी यूनिट हो गई। हाँ, ये फॉर्मूला याद रख लो, आपकी आ जाती है। अब कॉन्सेंट्रेशन किस हमारी जनरली इस चैप्टर में होगी पर लीटर, मतलब इसी में होती है। इस चैप्टर में टाइम जो होता है वो सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस, इसमें n होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर प्लस n। अरे ठीक है, होता है m प्लस p, होती है हमारी ऑर्डर ऑफ द, सपोज करो रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर है, फिर जीरो है, तो क्या होगा, मोल पर लीटर पावर जीरो इज पावर जीरो इज वन, क्या आ जाएगी आपकी रेट कांस्टेंट। इस तरीके से आपके अलग अलग आपके अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अलग अलग रेट कांस्टेंट यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से होंगी, अगर रिएक्शन की जो रेट है वो जो है आपकी डिपेंड, सपोज कर लो एक ए रिएक्शन है कन्वर्ट हो रही है और रेट जो है वो डायरेक्टली पावर ऑर्डर है ना, डायरेक्टली आर इज इक्वल्स टू आगे पावर जीरो, पावर जीरो, और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, रेट इज के। रेट क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड, माइनस के बाय डी टी, के तो मैंने इस साइड से लिखेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू डी टी, integrating both sides from 0 to a t, this is a definite integral, definite होता है तो रेट कांस्टेंट सी आता है, डेफिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी नॉट, तो पहले ये क्या हो गई कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल हमारी रेट डिक्रीज हो रही है ना, तो ये हो गई इनिशियल की रेट, ये होगी फाइनल की रेट, हो गई मैंने, तो ये हो जाएगा 80 माइनस ई नॉट इक्वल टू 80 बराबर ई नॉट, ये आ गया हमारा जीरो और ए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी ये हो गई हमारी फाइनल रेट, ये हो गई इनिशियल रेट, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा रेट। उसके बाद एक चीज पूछता है टाइम पीरियड निकाल, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो है आपका, सॉरी टाइम
पूछता है लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ज़िंदगी कितनी है? लाइफ में हमारे सिलेबस में कि हाफ है, हाफ लाइफ है हमारे सिलेबस। बाकी आप इससे क्वार्टर लाइफ भी निकाल सकते हो, T/4 भी निकाल सकते हो। आगे आगे से तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? अगर हमारी रिएक्शन आधी खत्म हो गई है, तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई, पूरी रिएक्शन चल रही थी, वॉच लगाई, अब जब कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए, वो कितने टाइम में हो, वो निकालते हैं। तो टी हाफ कैसे निकालेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है, तो मतलब क्या है? एटी बराबर ए 2 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो चुकी है, इसका मतलब तो यही है ना, ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट हाफ। टी हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू के। सॉल्व कर लो, यही आंसर में ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन। रेट ऑफ द अच्छा, अब इससे क्या पूछ सकते, ये पूछ सकते हैं कि हाफ में, कि हाफ किस पर डिपेंड करेगा? ये आ जाएगा, डिपेंड करेगा। अच्छा, ये जो है वो हाफ लाइफ है, तो ये सेकंड्स में ही आएगी। ऑब्वियसली बात है, कैसे आएगी? टी नॉट की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर कट जाएँगे और यहाँ से नीचे सेकंड इनवर्स होगा, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, बताओ टी हाफ किस-किस पर डिपेंड करता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्टली कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंसंट्रेशन को हाफ किया तो टी हाफ का क्या फ़र्क पड़ेगा? टी हाफ भी आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन को ऑड हाफ कर दिया, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ किया तो टी हाफ भी हाफ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल टी जो है वो टी बाय 4 हो जाएगा। ओवरऑल टाइम बाय 4 हो गया, क्योंकि हाफ का हाफ। अब इस तरीके से ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है? ज़ीरो ऑर्डर में आपका अमोनिया का डिकम्पोज़िशन और आपका HCl का बनना, ये सब आपका ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देखिए। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? मैं डेरिवेशन करके दिखाऊँ तो आपकी, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही रिएक्शन लिख लो, ए से बन रहा है पी। अच्छा, चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे ना स्टोइशियोमेट्री 1 थी। अगर यहाँ स्टोइशियोमेट्री ए हो गई होती, कुछ भी हो गई होती, मुझे नहीं पता, तो यहाँ नीचे भी ए आ जाता। यहाँ पर ए 1 है, इसलिए हम लोगों ने ए को इग्नोर कर, वरना अगर यहाँ ए आया तो नीचे ए आ जाएगा, बात याद है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर 1 के। तो यानी रेट हो जाएगी ए टू ए, यानी माइनस डी ए बाई डी टी बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो जाएगा ए, ए के। यहाँ ले जाओ, ए को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर कहाँ से ये होगा? ए नॉट से ले तक, टाइम कहाँ होगा? 0 तक। इंटीग्रेटिंग कर लो, डी ए बाई ए होता है हमारा एल एन इंटीग्रेशन टी। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? ए नॉट से तक। ये बराबर हो जाएगा माइनस ए टी के, यानी एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट बराबर हो जाएगा माइनस के। मतलब है एल एन ए टी इज टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, ठीक है? ये तो ये इक्वेशन लिख लो, या तो ये इक्वेशन लिख, इक्वेशन नंबर 1, या तो ये याद कर लो, या फिर क्या हो जाएगा? लॉ एल एन ए माइनस एल एन बी क्या हो जाएगा? एल एन ए बाई बी ए टी बाई ए इज इक्वल टू माइनस के टी। ये लॉग टू द पावर ई है, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ लॉग बेस ई ए टी बाई ए नॉट
इक्वल टू माइनस के टी। हमें ये पता है कि लॉग टू द बेस ई कुछ x होता है इज इक्वल टू 1 है। सपोज करो तो ये क्या हो जाए, x क्या हो जाता है, x हो जाता है पावर 1। ये यहाँ चला जाता है, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी अपॉन ए नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी, एंड ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड शन। इसे सब लोग ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस टी, ये होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस इक्वेशन का नाम है, कोई मुझे बताए इस इक्वेशन का मुझे कोई, हो गया आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है विल हेल्मीज। विल हेल्मीज हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए। आप इस इक्वेशन को कहते हैं विल हेल्मीज। अच्छा, एक चीज तो मैं मेरे को भूल ही गया, जीरो ऑर्डर में ग्राफ कैसा बनेगा, बताना जरा। इट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है कि नहीं है। तो देखो वाई एम एक्स और ये हो गया सी। देखो इंटरसेप्ट है ए नॉट का और ग्राफ का स्लोप है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ के। इस तरह का वो बन जाएगा, स्लोप है इसका के, और ये है हमारा ए टी, ये है हमारा टी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंटरसेप्ट कर रहा है ये ए नॉट का, तो यहाँ ये इंटरसेप्ट करेगा ए, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है भाई, इस टाइप का आपका इंटरसेप्ट हो जाए। क्लियर हो गई होगी। स्टार्ट करें, हाँ आगे स्टार्ट करें। बात कर लेते हैं कि हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ के लिए देख लो क्या इक्वेशन, 80 इज टू द पावर माइनस 80। ये हो गई हाफ लाइफ का मतलब है कंसंट्रेशन हाफ हो गई, यानी ए नॉट बाई टू ए नॉट टू द पावर माइनस, हो गया। नॉट से ए नॉट क्रॉस कर दो और ई को यहाँ उतार लो, क्या हो जाएगा एल एन बाई टू इक्वल टू हाफ। एल एन वन बाई टू क्या हो जाएगा, एल एन वन माइनस एल एन टू इक्वल टू माइनस हाफ। एल एन वन हो गया जीरो, हटा दो, माइनस से माइनस कैंसिल, एल एन टू इज इक्वल टू ए टी हाफ। टी हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बाय, इंपॉर्टेंट बात नोट करनी क्या है, इस रिएक्शन क्वेश्चन आता है एग्जाम का क्वेश्चन, ये जो है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये रिएक्शन है नेवर एंडिंग, ये रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होती। एक बार स्टार्ट हो जाती है तो रिएक्शन जिंदगी भर चलती है, जो ये रिएक्शन खत्म ही नहीं होती। ठीक है, चलती रहती है चलती रहती है चलती, ये रिएक्शन, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया है, डबल कर दिया तो हाफ लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, अफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करती है, कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है। और देखो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या था? इसमें क्या था? ये वाले में देखो, इस वाले में क्या था? K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इसमें क्या है? हमारी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, पर आगे कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रही है। अच्छा, फिर से वही चीज़, अगर A हुआ तो हम क्या करेंगे? A हुआ तो क्या करेंगे, ये बताओ? A हुआ तो अच्छा, इस तरह से आपकी सेकंड ऑर्डर की भी रिएक्शन हो सकती है। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन करेंगे आप, ऑर्डर का डेरिवेशन करेंगे आप, सेम उसी तरीके का मैं आपको एक्सप्रेशन लेके बता देता हूँ। और सारे ऑर्डर्स के लिए अच्छा, इस ग्राफ रह गया, ग्राफ देखो, ग्राफ किसके बीच में बनाना है? ln 80 is equals to ln 81 minus kt by c, ठीक है? ये हो गया हमारा ln, यहाँ आ गया हमारा टाइम, स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है हमारा a नॉट और स्लोप आएगा नेगेटिव। इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a नॉट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, और इसके बाद ये हमारा इंटरसेप्ट हो, स्लोप हो गया हमारा, ये इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप कितना है हमारा इसका? स्लोप है k, तो कितना है? ग्राफ से क्वेश्चन आज तक तो नहीं, पर आगे के लिए याद रख लेना, ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं। अब होमवर्क सुनो, होमवर्क है, ये आपको है, तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ के थ्रू, ग्राफ किस तरह, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो मैथ्स में एक चैप्टर है आपका, फिगर्स, फंक्शंस जो है यहाँ पे, फंक्शंस वाले जो, फंक्शंस वाले चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखते हैं। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है, क्या एक काम कर, चलो लिखिए, 1/t, 1/a टाइम्स, ये वही करोगे तो ना, इसे सॉल्व कर लेना, माइनस बी ए बाय इज इक्वल ए का स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करोगे तो यही आ जाएगा। अब ये हो गया आपका ग्राफ, तो ग्राफ में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई, और ये हो जाएगा 1/80 इक्वल टू 1/a प्लस ए के टी, तो ये हो जाएगा y, और ये आपका हो जाएगा पार्ट, ठीक है? और ए तो आपका वो होता है कि एक जनरल टर्म है, तो बता देते हैं। ये हो गया, ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस बार आएगा आपका सीधा ग्राफ, तो ये हो जाएगा 1/a का ग्राफ, ये जो पॉइंट है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना होगा? 1/, नॉट इंटरसेप्ट होगा, टी यहाँ पर होगा, उसका स्लोप आएगा a। अच्छा, उसके बाद बात आती है हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ कर लो, 1/a0/2 माइनस 1/a0 इक्वल टू के टी, तो ये हो जाएगा 1/a0 इक्वल टू के टी, तो सॉरी टी हाफ कितना हो जाएगा? अपॉन नॉट, याद कर लेना, अगेन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? कि यहाँ पर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ग्राफ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? तो ये वाली बात याद कर लेना, इसमें इनवर्सली था, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली था, और फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंडेंट था। अब अगर क्या सारी रिएक्शंस अच्छी होंगी तो हम क्या याद ही करते रहेंगे? याद नहीं करना, एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, जनरल होता है 80 की पावर 1 माइनस n पावर 1 माइनस
अपॉन माइनस वन इक्वल टू ए टी की पावर वन माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर वन माइनस ए टी, ये होता है आपका जनरल फॉर्म रेट ऑफ द किसी भी रेट लॉ ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर होता है। इस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ऑफ वन अपॉन टी हाफ ऑफ टू, तब दो टाइम टाइम टी हाफ दे रखे हो जाता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू अपॉन ऑफ वन। अगर हमारे को दो टी हाफ दे रखे हो रिएक्शन के, दो टी हाफ, और हमारे को एक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, एक पूछी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, और एन हो गया इसमें वही ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर। हाफ के अगर निकालना हो तो हाफ हम। अब क्या टॉपिक रह गया आपका? अब आता है क्वेश्चन ऑफ रेट लॉ, कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ। उससे पहले एक बात आती है, ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इस बारे में बात। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो एक स्टेप में होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के बाद आपके बात आती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो लगती फर्स्ट ऑर्डर की है पर होती नहीं। इसमें एग्जांपल याद कर लेना, मिथाइल एसिड आता नहीं है। तो बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? जैसे जो मैंने बताया था एम प्लस पी, ओवरऑल सम जो होता है इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का सम होता है, वो होता है ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? जितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, वो होती है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। Molecularity can be equal to order or cannot be. It is not necessary that molecularity will be equal to order. एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो उसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाते हैं, बस जरूरी। के बाद आपको सूडो मैंने बताई थी, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बता दी मैंने आपको। के बाद जो होती है बात ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, मैं एक पार्ट नहीं बताया यहाँ पे ना, एलन का जो पार्ट था, यहाँ पर इसे 2.303 करके भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स कोई पार्ट नहीं है। ए टी इजिकल्स टू ए नॉट, अगर मैं एल एन वगैरह की तरह लिखता तो यहाँ पर मैं टू, अगर हमें को लॉग में लिखना है तो जीरो थ्री से, अगर मैं के टी निकालूंगा तो किस तरह के टी हो जाता एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी था। के क्या हो जाता एल एन ए नॉट, एल एन ए नॉट बाई ए टी और वन बाई टी। अगर मैं इसे लॉग में लिखता तो ये हो जाता टू लॉग नॉट बाई, ये भी एक अलग अलग तरीके, बात वही। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन के बीच में। टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरह से होता है? दो रिएक्शंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है रिएक्शन के, कोएफिशिएंट होता है अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है टी डिग्री पर, टी डिग्री पे, और रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 डिग्री पे, का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बात याद है। नेक्स्ट बात आती है आपकी वाली बात टेस्ट वगैरह के बारे में है कि
डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन और डेट लॉ वगैरह के लिए आता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं रेट मेथड, या फिर हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट। इस तरह से इस पर एक आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल किस तरह से आता है वो कर रहा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में गिवन होता है, रेट्स को डिवाइड करते जाओ, रेट कांस्टेंट अलग अलग यूनिट होती है, डिवाइड करते जाओ, आप हमारा रिएक्शन ऑर्डर निकाल लेते हैं, और ऑर्डर निकालने के बाद हम लोग अपना रेट लॉ लिख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे तभी पार्ट टू आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स पहले जो आ जाती है चीज इसकी, वो आ जाती है आपकी कोलिजन्स के बारे में। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है 2-3 साल पहले, इस बारे में बात कर लेते हैं। कोलिजन्स क्या होती हैं? कोलिजन्स क्या होती हैं? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो कोलिजन्स कहते हैं। ठीक है, अब कोलिजन में दूसरी चीज हो गई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं आपके पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, वो होती है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये जो है ना फॉर्मूले में कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बता देता हूँ, कितनी कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, वो हो गई हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद बात आती है इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं हमारे, इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स वही होते हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में रिजल्ट करें। इफेक्टिव कोलिजन्स वही होता है जिससे प्रोडक्ट बने, कितने एफर्ट्स डाले, वो मतलब मेरा काम हुआ है या नहीं वो गिना जाता है। ठीक है, ये हो गए इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या हो सकते हैं? एफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी टू कितने कोलिजन्स हुए, मेहनत करी इनटू काम हुआ, ये हो जाते हैं हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स। उसके बाद एक टॉपिक आता है जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है रिएक्शन के अंदर, सपोज करो ये है आपकी एक रिएक्शन है, यह हमारा रिएक्टेंट था, ये मेरा प्रोडक्ट था, ये हमारा जो है यहाँ पर इतने पार्ट को अचीव करने में कितनी एनर्जी लगी, कि रिएक्टेंट ये बैरियर कूद जाए और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कितने जो है हमारे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब पार्टिसिपेट तो बहुत लोगों ने किया, पर जो स्टेबिलिटी जो सब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, सपोज करो यहाँ पर हमारा अगर मैं H, यहाँ हमारा हाइड्रोजन था, आयोडीन था, ये दोनों रिएक्शन में गए, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन का किस सबसे इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स जो बना, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब इसके अंदर ओरिएंटेशन भी मायने रखती है इफेक्टिव कोलिजन्स में। सपोज करो इस तरह से है और आपका प्रोडक्ट बन गया इस तरह से, तो ये ओरिएंटेशन भी मायने रखती है, ओरिएंटेशन है और हमारे इस तरह से भी है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। चलो एक रिएक्शन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, क्या प्रोग्रेस ऑफ द, और इस तरीके से हमारी एक रिएक्शन चली और इस तरीके से आ गई। यहाँ पर था मेरा रिएक्टेंट का डेल्टा एच, और यहाँ मेरा प्रोडक्ट का डेल्टा है। अब देखो ये मेरा प्रोडक्ट का ये है, रिएक्टेंट का इतना, सपोज करो ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 5, तो अगर मैं डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालूं तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, 2 माइनस 5 दैट इज -3। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी है, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो याद रखना ग्राफ इस, ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें ये पार्ट कितना, ये क्या रहा, ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। है, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या होगा रिएक्टेंट, यहाँ क्या होगा सब, सॉरी यहाँ क्या होगा रिएक्टेंट, यहाँ क्या होगा प्रोडक्ट, तो ये होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्सोथर्मिक की बात करूँ तो ओ सॉरी
एंडोथर्मिक की बात करूँ तो एंडोथर्मिक कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी ये अगर 5 है, ये अगर 2 है और ये अगर डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ ये डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज़ +3 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगी एंडोथर्मिक और अगेन वही ये हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ये वहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा रिएक्शन की प्रोग्रेस। ये होता है हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं हमारी अच्छा डेल्टा H है कहाँ? मार्क करा ही नहीं। डेल्टा H है ये। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की ये के बारे में। इसमें एक आपकी आर्रहिनियस इक्वेशन होती है। आर्रहिनियस इक्वेशन क्या कहते हैं? K इज इक्वल e टू द पावर माइनस बाय RT एंड दिस इज आर्रहिनियस फैक्टर या फिर इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर आर्रहिनियस फैक्टर। रिमेंबर एग्जाम में ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी आ जाता है। ये आपकी इक्वेशन हो गई, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ln k इज इक्वल्स टू लो दोनों साइड k माइनस e बाय RT। अगर मैं इसे लॉग में लूँ तो ये क्या हो जाएगा? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ या फिर मैं इसका अगर दोनों तरफ से लिखूँ, एक पहले तो ये देखो ये जो है ना इस वाली इक्वेशन से एक ग्राफ प्लॉट होता है y t और ये m और ये जो ये है जो हो गया हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होता है? log k और 1/t के बीच। स्ट्रेट लाइन होगी और इसका जो नेगेटिव स्लोप आएगा, स्लोप का इंटरसेप्ट क्या होगा? ये हो जाएगा e अपॉन 2 r। ये याद कर लेना। और नेगेटिव है इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि पता चल रहा है ग्राफ से। हालांकि तुम लगा लो वरना लगाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ उल्टा है तो मतलब नेगेटिव स्लोप है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो लास्ट में तुम और ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना हो गया? log a हो गया। ये बात याद कर लेना। अगर मैं दो रेट कांस्टेंट हमारे k1 और k2 और मैं इस तरह से सॉल्व करूं तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है log k2 बाई k1 इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t2 1 अपॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आफ्टर द रेट लॉ। ये एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है एज इट इज इसका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स मिनिमम आएगा। आएगा वो K1 या K2 में से कोई एक गायब कर देंगे आपको या फिर T1 और T2 गायब कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में, टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में होगा। ये बात याद रखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी कितनी एनर्जी थी और कितनी एनर्जी लगानी है, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा। उसके बाद टेम्परेचर से रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं या इक्वेशन को देखूं, क्या होती है इक्वेशन? इक्वेशन क्या थी? क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन पे जाओ, k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e a बाय RT। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन घटेगा, घटेगा। और माइनस लगाए तो एक्सपोनेंशियल का पूरी वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पूरा एक्सप्रेशन घटना चाहिए था। डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तो पूरा एक्सप्रेशन घटेगा, पर बाहर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है पूरा एक्सप्रेशन ओवरऑल बढ़ेगा। और बढ़ेगा कैसे? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, पावर में। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है वैल्यू। मतलब अगर वैल्यू इस तरीके से थी तो अगली वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, फिर अगली जो है वो इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आती हैं, ये बात याद है। ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। बात आती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को या फिर अगर मैं बेसिकली बोलूँ ना किसी
छोटी क्लास में बोल रहे हैं तो 9th-10th तक तो ठीक है, कैटालिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन में और कैसे इंक्रीज़ करता है? वो थ्रेशोल्ड जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम करता है और लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर द रिएक्शन। भैया जितनी एनर्जी लगानी है मुझे अगर वो कम है, अगर डिफरेंस कम है, मतलब तो रिएक्शन जल्दी हो रही है ना। मेहनत कम करनी पड़ रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि प्रोडक्ट हमारे को पहले मिल रहा है। एफर्ट्स कम जल्दी टाइम कम लग रहा है तो मतलब क्या है? जल्दी हो रही है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट। तो अगर हमारी रिएक्शन है हमारा कैटलिस्ट वो यूज़ करने से क्या? कैटलिस्ट यूज़ करने से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है, इस तरह से बर्न डाउन हो जाता है, याद रखिए। उसके बाद कैटलिस्ट की कुछ बातें हैं जैसे कि ये कैटलाइज़ करता है रिएक्शन को, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, बस रिएक्शन को तेज़ होने करता है। ये एनर्जी को भी चेंज नहीं करता। अच्छा, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में बताया था, डेल्टा जी का, तो याद रखना। अब नहीं बता रहा, याद रखना। नेक्स्ट बात आती है कोलिजन्स की। कोलिजन्स की ये पार्ट भी नया है, कोलिजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन को याद रखना है, रेट जो होती है, हमारे सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। रेट जो होती है वो होती है पी जेड ए ई टू द पावर माइनस ए बाय जो आप वो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, दरअसल वो फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है, इसमें पी क्या होता है? ये होती है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, फैक्टर होता है। जेड ए बी क्या होता है? ए की टकराने की क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ए बाय आर टी तो आप जानते हैं।